बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 1। आज का हमारा टॉपिक है डायमेंशन एनालिसिस। अब डायमेंशन एनालिसिस क्या होता है, तो सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम within the square bracket is called dimensions of that equation। कि जब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, अब फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है कि ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं कि जब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम एक्सप्रेस करें किस किस की टर्म में, मैस, लेंथ एंड टाइम। जब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको मैस, लेंथ और टाइम की टर्म्स में हम एक्सप्रेस करें, लिखें विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट। सबसे पहले क्या कि वो फिजिकल क्वांटिटी को आपने ट्रांसफॉर्म करना इन टर्म्स ऑफ मैस, लेंथ और टाइम, और फिर उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना है। तो उसको हम क्या कहेंगे कि उस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस है। फॉर एग्जांपल मैस के लिए हम कैपिटल एम यूज करेंगे, तो विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट, जब मैस के लिए हमने कैपिटल एम यूज किया और उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा तो वो मैस की डायमेंशन हो। इसी तरीके से लेंथ के लिए हम कैपिटल एल यूज करते हैं और जब हम उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं तो ये अब डायमेंशन आ गई लेंथ की। इसी तरीके से टाइम के लिए कैपिटल टी यूज करते हैं और उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। अब फिजिकल क्वांटिटीज कोई भी हैं, अब उनके अंदर सिर्फ मैस, लेंथ और टाइम ही तो नहीं होता, तो काफी सारी क्वांटिटी है। तो बाकी जितनी क्वांटिटी हैं हम क्या करेंगे, उनको ट्रांसफॉर्म करेंगे इन टर्म्स ऑफ मैस, लेंथ और टाइम। मैस के लिए हम कैपिटल एम विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे, लेंथ के लिए कैपिटल एल और टाइम के लिए कैपिटल टी, और उनको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। अब हम काफी सारी फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में देखते हैं। अब फॉर एग्जांपल स्पीड है। स्पीड हमारे हमें पता है कि वो हमेशा इक्वल होती है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, ठीक है। अब अगर इससे पहले अगर हम बात करें डिस्टेंस की या डिस्प्लेसमेंट की, अब डिस्टेंस को हम मीटर के अंदर लेते हैं, तो मीटर क्या है, वो लेंथ है। तो डिस्टेंस के लिए आपका क्या आ जाएगा, एल और कैपिटल, और उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। अब इसी तरीके से स्पीड, वो हमें पता है कि डी ओवर टी के इक्वल होती है। तो अब अगर आपने स्पीड की डायमेंशन, तो आपने उसको क्या करना है, विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर देना है। अब वो इक्वल है किसके, डिस्टेंस, ये क्या होता है, लेंथ, तो इसको हमने कैपिटल एल, और टाइम, टाइम क्या है, कैपिटल टी, तो इसीलिए इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, एल, और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये टी माइनस 1 हो जाएगा। तो डायमेंशंस ऑफ स्पीड फिर क्या आ जाएगी, एल टी माइनस 1। अब इसी तरीके से एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है ए इज इक्वल टू वी ओवर टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो अब अगर ए की डायमेंशन निकालनी है तो ए को आपने विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट लिखना है, और वी की डायमेंशन क्या थी, एल टी माइनस 1, और टाइम, टाइम की होती है कैपिटल टी। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये -1, टी माइनस 1। अब इनको इकट्ठा करेंगे तो एल -1 इंटू -1, तो एल टी माइनस 2 हो जाएगी। अब इसी तरीके से फोर्स, फोर्स क्या है, F इज इक्वल टू एम ए। अब अगर इसकी डायमेंशन लिखनी है तो उसको हम अगर वर्ड्स में, एक तो ये है कि आप कैपिटल उसको विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट लिख दें, दूसरा तरीकाकार ये है कि आप लिखें डायमेंशंस ऑफ फोर्स, डायमेंशंस ऑफ एफ, ठीक है। अब वो क्या है, मैस, मैस के लिए आपने कैपिटल एम यूज किया है, एक्सेलरेशन एल टी माइनस 2 है। अब इकट्ठा लिखेंगे तो एम एल टी माइनस 2। तो अब अगर वर्क डन, अब आपको पता है W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो अब आपको ये पता है। अब एक बात ये ध्यान में रहे, अगर W सिर्फ लिखेंगे
तो ये उसकी डायमेंशन नहीं होगा, तो ये फिजिकल क्वांटिटी है। अगर आपने इसकी डायमेंशन निकालनी है तो या तो W को विद इन दी स्क्वायर ब्रैकेट या फिर इसको लिखेंगे डायमेंशंस ऑफ W। तो अब ये डायमेंशन ऑफ W या वर्क डन की होगी। और फोर्स की डायमेंशन हमने निकाली है mLT-2, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट ये क्या होती है, लेंथ होती है, और उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, कैपिटल L। तो अब अगर इसको देखें तो L इंटू L, तो mL² T-2। इसी तरीके से एनर्जी क्या होता है, उसका फार्मूला काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। अब आपको पता है कि mgh भी लिखते हैं, अगर काइनेटिक एनर्जी हो तो आप mv² भी लिखते हैं। तो चलें हम mgh वाला फार्मूला लगा, तो अब क्या हो गया, E को या हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे या फिर क्या लिखेंगे, डायमेंशंस ऑफ एनर्जी E। तो अब m के लिए आप लिखेंगे कैपिटल M विद स्क्वायर ब्रैकेट। अब क्या है g, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, क्या g है, लेकिन है क्या, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की क्या है, L-T-2। इसी तरीके से h हाइट, उसको भी हम मीटर में लेते हैं, तो क्या है, ये लेंथ है। तो अगर इनको इकट्ठा करेंगे m L इंटू L L² T-2। अब इसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो वो भी mL² T-2 निकलेगी। तो इससे हमें नतीजा क्या निकला कि वर्क डन की डायमेंशन, काइनेटिक एनर्जी किसी भी टाइम की होगी उसकी एनर्जी, ये दोनों सेम हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर आप टॉर्क की बात करें, टॉर्क T इज इक्वल टू R इंटू F होता है, ठीक हो गया। तो अब अगर T की आप डायमेंशन की बात करेंगे तो R मीटर में लेते हैं, तो ये है लेंथ, F फोर्स है, और वो हमने निकाली है क्या, mL², mLT-2। तो mLT-2, तो mL इंटू L² तो ये भी मिली mL² T-2। अब डायमेंशन की अगर बात करें तो टॉर्क की डायमेंशन, वर्क डन की डायमेंशन, एनर्जी में आपकी कोई भी आ सकती है, काइनेटिक एनर्जी आ सकती है, पोटेंशियल एनर्जी आ सकती है, कोई भी एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इन सब की डायमेंशन सेम होती है। ये अक्सर एंट्री टेस्ट के अंदर पूछा जाता है, द डायमेंशन ऑफ टॉर्क इज सेम एज दैट ऑफ, तो आपने एनर्जी भी आ सकता है, वर्क डन आ सकता है, इसी तरीके से, ठीक है। अब पार इज इक्वल टू W/T होता है, ठीक हो गया, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो अब अगर इसकी हम अगर डायमेंशन की बात करें तो W वर्क डन की क्या है, mL² T-2। इसी तरीके से नीचे टाइम, कैपिटल T, तो अब m है, L² T ऊपर जाएगा तो -1, तो -2 पहले है, तो mL/T-3। अब इसी तरीके से हमने काफी सारी डायमेंशंस निकाली, और हमने ये कहा कि जब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको जब हम मैस, लेंथ और टाइम की टर्म्स में लिखते हैं और उस सब को ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद करते हैं, तो फिर ये जो हमारा रिजल्ट आता है, हम कहते हैं कि ये डायमेंशन है उस फिजिकल क्वांटिटी की जो हम निकालना चाह रहे हैं। अब इसके डायमेंशन एनालिसिस के यूजेस के बारे में हम देखते हैं कि हमने ये पढ़ा ही क्यों है, आखिर किस लिए इस्तेमाल होता है। तो पहला यूज है चेकिंग दी होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल, कोई भी आप फिजिकल इक्वेशन है उसको आप चेक कर सकते हैं कि आया वो सही है या नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए आप कैसे चेक करते हैं कि अगर आपकी डायमेंशन ऑन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाए डायमेंशन ऑफ ऑन राइट हैंड साइड, तो जब आपकी डायमेंशंस, कोई भी फिजिकल इक्वेशन आपके पास है उसको आपने चेक करना है, तो आप क्या करते हैं कि उसकी लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट्स फाइंड आउट करते हैं, डायमेंशन, इसी तरीके से राइट हैंड साइड की
डायमेंशन 5, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो आपकी इक्वेशन करेक्ट है, अगर इक्वल नहीं है तो आपकी डायमेंशन करेक्ट नहीं है। अब ये जो है डायमेंशन ऑन लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल आ जाए डायमेंशन, तो ऐसा प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल को आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहते हैं। ठीक है, कि अगर कोई भी फिजिकल इक्वेशन के अंदर डायमेंशन ऑन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाए डायमेंशन ऑन राइट हैंड साइड, तो ऐसी फिजिकल इक्वेशन, ऐसे प्रिंसिपल को हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहते हैं। अब हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स की एग्जांपल एक लेते हैं, 1.4 है। अब उसको चेक करते हैं कि आया ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, ये जो इक्वेशन है, ये दुरुस्त है या नहीं। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, आप सबसे पहले लिखेंगे डायमेंशंस ऑन लेफ्ट हैंड साइड। वो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, v है। v क्या है, वेलोसिटी। और आप इसको इसी तरीके से लिखेंगे तो ये गलत होगा, क्योंकि ये v है, v की डायमेंशन नहीं है, v फिजिकल क्वांटिटी है। लेकिन इधर आपने लिखा है डायमेंशन। अब डायमेंशन उस वक्त बनेगी जब आप इसको विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट करेंगे। तो अब v है वेलोसिटी, वेलोसिटी की आपने क्या निकाली है, LT-1। तो अब इसकी आ गई LT-1। अब इसी तरीके से हमने डायमेंशन निकाली, डायमेंशंस ऑन राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है, आपका है जी F क्रॉस L/m पावर 1/2। ठीक है, तो आप अगर F की देखें तो फोर्स की क्या थी, mLT-2, तो mLT-2 इनटू लेंथ, लेंथ की क्या होती है कैपिटल L, ठीक है, ओवर m, m के लिए आपका होता है कैपिटल M। ठीक हो गया, तो अब F की ये आपने लिख ली, लेंथ की ये लिखी और ये लिखी। अब अगर इसको देखें तो मैस के साथ, अब क्योंकि ये था और इसकी पावर 1/2 थी तो हमने ये पावर लिख दी 1/2। तो अब m से कैंसिल, l से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या मिला, L² और t-2। अब ये आ गया, अब इसकी पावर क्या थी 1/2। अब अगर इनके साथ भी तो 2 है और इसके साथ भी 2 है, तो आप इसको अलग-अलग भी लिख सकते हैं, या इसको mLT-2 को L-1 की पावर 2। अब 2 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो L² -2 -1 से मल्टीप्लाई तो LT-2 आ जाएगा, इसकी पावर 1/2। तो 2 से कैंसिल, तो इससे आपकी LT-1 आपका आंसर आ। अब देखिए कि डायमेंशन ऑन लेफ्ट हैंड साइड भी LT-1 आई, डायमेंशन ऑन राइट हैंड साइड भी LT-1 आई। तो इससे हमने क्या निकाला कि डायमेंशन जो थी ऑन लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड वो इक्वल थी डायमेंशंस ऑन लेफ्ट हैंड साइड। तो जब ये कंडीशन फुलफिल हो जाए तो हम ये कहते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये फिजिकली करेक्ट इक्वेशन है। तो डायमेंशन जो है वो यूज होता है किसी भी फिजिकल इक्वेशन की को चेक करने के लिए कि आया वो जो इक्वेशन है सही है या गलत। अब अगर डायमेंशन ऑन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं होगी तो वो इक्वेशन फिजिकली करेक्ट इक्वेशन नहीं होगी। ठीक हो गया। इसी तरीके से दूसरी उसकी यूज है कि आप डिराइव कर सकते हैं पॉसिबल फार्मूला। जब आपको किसी भी चीज का पॉसिबल फार्मूला फाइंड आउट करना हो और आपको ये बताया जाए कि वो किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, तो आप उसका पॉसिबल फार्मूला निकाल सकते हैं। अब इसके लिए मैंने एक एग्जांपल ली 1.5 बुक की एग्जांपल 1.5, उसके अंदर उसने ये बताया कि आपने टाइम पीरियड निकालना है और उसने साथ ये बता दिया कि ये डिपेंड कर रहा है लेंथ ऑफ द पेंडुलम, मास ऑफ द बॉब, एंगल और दूसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब आपको ये नहीं पता कि वो किस तरह डिपेंड कर रहा है, तो अब आप क्या करें कि आपने ये करना है कि अब ये तो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक हो गया। तो आपने कहा कि इट इज डिपेंड ऑन एल। दूसरी चीज आपने देखा कि टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है मास के ऊपर। अब ये डिपेंड, अब आपको ये नहीं पता कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन डिपेंड कर रहा है। ठीक हो गया। इसी तरीके से टाइम डिपेंड ऑन थीटा और साथ जो है वो टाइम पीरियड डिपेंड ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
अब अगर आपको ये नहीं पता कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसके साथ रिलेट कर रहा है या इनवर्सली, तो आप उसके लिए आप क्या करते हो, किसके ऊपर कोई भी पावर ले लेते हो, और पावर जब आपको पता चल जाएगी तो उससे आपको पता चल जाए कि आया वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आपने क्या किया कि आपको पता नहीं है तो इसकी पावर ए ले ली, इसकी बी ले ली, इसकी सी ले ली और इसकी डी पावर ले ली। अब ये चारों इक्वेशन हैं। अब इसको इकट्ठा भी लिखा जा सकता है। कैसे? जब हम इसको इकट्ठा करते हैं तो अब राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे सारा टी है, तो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल पावर ए, एम पावर बी, थीटा पावर सी और जी पावर डी आ गया। ठीक है। अब इसी तरीके से अब आप एक प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वल करके इधर कांस्टेंट ले लेंगे। ठीक हो गया। अब आपने इसके बाद क्या करना है कि इसकी आपने डायमेंशंस पुट कर देनी है। तो अब टी टाइम पीरियड के लिए कैपिटल टी हम यूज करते हैं और ये कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती। अब लेंथ के लिए आप कैपिटल एल यूज करते हैं, इसकी पावर ए हो गई। इसी तरीके से एम के लिए आप कैपिटल एम यूज करते हैं, इसकी पावर बी हो गई। अब थीटा, अब इसके लिए आपने क्या करना है, आपको पता है कि थीटा क्या होता है, एस इज इक्वल टू आर थीटा। अब थीटा है एस ओवर आर। अब अगर इसकी आपने डायमेंशन निकाली है तो एस डिस्टेंस है वो भी लेंथ है और आर भी डिस्टेंस है वो भी लेंथ है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये तो कैंसिल हो गया, लेकिन अगर आपने लिखना भी है तो एल इंटू एल माइनस वन पावर सी लिख सकते हैं। अब इसी तरीके से एक्सेलरेशन, अब आपको पता है कि एक्सेलरेशन एल टी माइनस टू होता है और उसकी पावर टी आ गई। अब क्या करें, अब यहाँ पे L नहीं है, L नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं, L पावर जीरो। M नहीं है तो M पावर जीरो। अब T है तो T की पावर वन है, तो नहीं है तो वन हो गया। अब इसी तरीके से कांस्टेंट आ गया। अब लेंथ को इकट्ठा किया। अब इसके अंदर अगर देखें तो इसकी पावर A है प्लस इसकी C और माइनस C और माइनस C और इधर से आपको प्लस D मिल गया। ठीक हो गया। अब इसी तरीके से M की पावर क्या आ गई, D आ गई। इसी तरीके से T की पावर क्या आ गई, माइनस 2D आया और इसके अंदर D नहीं। अब क्या करें, अब इनको हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको कंपेयर करेंगे और फिर हम देखेंगे कि इससे क्या निकलता है। तो अब इसको कंपेयर किया तो इसकी पावर को कंपेयर किया तो इधर क्या मिली, लेंथ की पावर इधर जीरो है वो इक्वल आ गई, उधर कौन सी है लेंथ की पावर, प्लस सी और माइनस सी कैंसिल, तो ये बन गया ए प्लस डी। ये इससे कैंसिल, तो इसका मतलब ये हो गया जीरो इज इक्वल टू ए प्लस डी। ठीक हो गया। अब इसी तरीके से L है, उसके बाद M की इधर पावर जीरो थी और उधर M की पावर क्या है जी, B है, तो ये से कैंसिल, तो इधर से आपको पता चला B भी जीरो हो गया। इसी तरीके से C, अगर आप चाहें तो C जो है वो इसके अंदर मौजूद नहीं है, तो C की पावर क्या आ गया, जीरो आ गया। अब T के ऊपर देखें तो ये क्या चीज है, इधर है T पावर वन और उधर क्या है T पावर माइनस 2D। तो इधर से आपको क्या मिला, वन इज इक्वल टू माइनस 2D और D इज इक्वल टू माइनस 1/2। अब अगर इस इक्वेशन को देखें तो A इज इक्वल टू माइनस D होता है, तो माइनस इंटू माइनस 1/2, तो ये आ गया प्लस 1/2। तो ये चीज आपको पता चल गई। अब इसी सारे जो वैल्यू हैं ए बी सी की, इस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे तो आपको उसका फार्मूला आ जाएगा कि टाइम पीरियड का क्या फार्मूला है। तो अब अगर देखें तो यहाँ पे टी था तो टी लिखा, कांस्टेंट इसी तरीके से लिखा, लेंथ की पावर क्या थी, पावर ए थी और ए क्या है 1/2 इंटू एम की पावर बी थी, बी जीरो हो गया, थीटा की पावर सी थी, सी भी जीरो हो गया,
और इसी तरीके से g की पावर d थी तो वो -1/2 आ गई। t इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये इसकी पावर 0 1, इसकी पावर 0 1 हो गया, तो इसका मतलब 1/2 इंटू जी माइनस 1/2। अगर इसको देखा जाए तो ये क्या मिला, l पावर 1, ये नीचे चला गया, g पावर 1/2। अब इन दोनों को इकट्ठा किया तो होल पावर 1/2, और उसको कैसे लिखा जा सकता है, √L/g। तो इससे हमने क्या किया कि डायमेंशन एनालिसिस अगर हम की मदद से हम किसी भी चीज का पॉसिबल फार्मूला निकाल सकते हैं, बशर्ते कि हमें ये पता हो कि वो किस किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें पता था कि हमें टाइम पीरियड निकालना है, लेकिन उसने डिपेंडेंस बता दी कि डिपेंड कर रहा है एल के ऊपर, एम के ऊपर, थीटा के ऊपर और जी के ऊपर। तो आप उसकी मदद से फार्मूला निकाला जो कि बिल्कुल एक्यूरेट है। ठीक है, तो दो चीजें से हम यूज करके हम चेक कर सकते हैं। एक तो इक्वेशन, कोई भी फिजिकल इक्वेशन है कि आया वो ठीक है या गलत, और दूसरा हम अगर किसी भी चीज का फार्मूला निकालना हो, बशर्ते कि हमें किसी चीज पे डिपेंड कर रहा है वो पता हो, तो हम उसका पॉसिबल फार्मूला निकाल सकते हैं। अब इसका एक ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक ये है कि ये जो है हमें कांस्टेंट के बारे में कुछ नहीं बताता। तो कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू हमें नहीं बताता। ठीक है, तो फिर डायमेंशन एनालिसिस आप जो है वो कांस्टेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। तो फिर हम कांस्टेंट को कैसे निकालते हैं, हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट की मदद से उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो इसने ये बताया और डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए, तो उधर से हमें पता चला कि कांस्टेंट, इसके अंदर जो कांस्टेंट यूज हो रहा है वो 2π की इक्वल है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।